इस वीडियो में आपको हिंदी विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। प्रश्न 1, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला भाग है क। समास के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है अव्ययीभाव समास आजन्म, ये सही है बिल्कुल। दूसरा है द्विगु समास चंद्रमुख, द्विगु समास नहीं होगा इसमें। द्विगु समास में पहले जो है संख्या आती है। तत्पुरुष समास राह खर्च, ये भी सही है। कर्मधारय समास लालमणि, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना 1, 3 और 4, ये तीनों सही है जो ऑप्शन 3 में है। भाग ख, उपयुक्त विलोमार्थी शब्द लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। सशक्त की विजय होती है, डैश को तो पराजित होना ही है, तो दुर्बल को पराजित होना है। भाग ग, तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता है वहीं मेरे सामने डैश, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, तो इसमें होगा दीवार खड़ी कर देता है। भाग ग, निम्नलिखित में से संकल्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें लक्ष्य, प्रतिज्ञा और प्रण, ये सभी तो संकल्प के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये जो समग्र है ये शब्द इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो इसमें अपना सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अड, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को छाट कर लिखिए। यहाँ पे जो है शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको सर्वनाम छाटना है, वो भी निश्चयवाचक, तो इसमें दो होंगे शब्द यहाँ पर, इस और यह है। भाग च, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो दुबला के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में यहाँ पे जो है प्रत्यय दिए गए हैं। प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। भाग 6, रसोई में सेब रखे हैं वे मीठे हैं इन्हें इधर ले आओ, तो इसमें जो वाक्य बनेगा, नीचे लिखा हुआ है कि इन वाक्य को मिलाने पर कौन सा सरल वाक्य बनेगा, तो इनसे बनेगा रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है क, यण स्वर संधि के किन्हीं दो लक्षणों को उदाहरण स्पष्ट करें। उत्तर, वह संधि जिसमें ई, ऐ, उ, औ और री के बाद यदि कोई असमान यानी कि भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः है यह वह र में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यानी कि यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यानी कि ई प्लस ए यह, सु प्लस आगत स्वागत, उ प्लस में आ वह। इसी के ओर में है निम्नलिखित संधि के भेदों को उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए। पहले संधि दी गई है और बाद में यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। पहला है दीर्घ संधि, तो इसमें जो है दीर्घ संधि पहले की मैचिंग होगी सारांश के साथ। गुण संधि परोपकार, व्यंजन संधि संशोधन और विसर्ग संधि तपोबल, तो इसमें सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन 2। भाग ख, उपमा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है वह अलंकार जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। इसमें सा, सी, समतुल्य जैसे समान आदि शब्द समानता प्रकट करते हैं। उदाहरण, चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पे मुख की तुलना चांद से की गई है। इसमें चांद उपमान है, मुख उपमेय है, सुंदर साधारण धर्म है तथा सा वाचक शब्द है। भाग च, चौपाई छंद किसे कहते हैं सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु का कोई निश्चित बंधन नहीं होता, बल्कि कहीं 2 गुरु या 2 लघु भी आ सकते हैं। चरण के अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में लय और रोचकता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। भाग ग, विकारी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लड़का का लड़की, लड़का का लड़के, वचन के अकॉर्डिंग। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आत्मनिर्भर भारत आदर्श विद्यार्थी का गुण, जीवन में त्योहारों का महत्व, ऑनलाइन खरीदारी व्यापार का बदलता रूप, हरियाणवी युवाओं में बढ़ती विदेश जाने की प्रवृत्ति। तो इसको विवेकानुसार स्वयं करें जो आपको सही अच्छे से आता है। प्रश्न 4, विद्यालय में खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। सबसे पहले आपको लिखना सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम और एड्रेस यानी कि जगह, विषय लिखना फिर आपको विद्यालय में खेल नर्सरी स्थापित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र।
बीच में आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि महोदय सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में अनेक विद्यार्थी खेलों में गहरी रुचि रखते हैं तथा उनमें छिपी हुई खेल प्रतिभा भी विद्यमान है, किंतु उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं सुविधाओं के अभाव में ये प्रतिभाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। यदि विद्यालय में खेल नर्सरी की स्थापना कर दी जाए तो विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही व्यवस्थित प्रशिक्षण मिल सकेगा। खेल नर्सरी के माध्यम से विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा, उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग की भावना तथा नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। इससे विद्यार्थी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन कर सकेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का ध्यान में रखते हुए विद्यालय में खेल नर्सरी स्थापित करवाने की कृपया करें। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। लास्ट में आपको लिखना धन्यवाद बहुधी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा और दिनांक लास्ट में यहाँ पे XX की जगह आपको ईयर लिखना है, जो भी ईयर चल रहा है। इसी के अथवा में कुसंगति से बचकर रहने के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ रही अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। सबसे ऊपर आपको लिखना है प्रिय छोटी बहन, जो भी आपकी बहन का नाम है पूजा, जैसे यहाँ पर पूजा है। सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगी। मैं यहाँ कुशल हूँ। यह पत्र मैं तुम्हें एक बड़े भाई के नाते समझाने और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। तुम इस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रही हो, जो जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस उम्र में संगति का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। अच्छी संगति जहाँ व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है, वहीं कुसंगति जीवन को गलत दिशा में ले जा सकती है। कुछ मित्र पढ़ाई से दूर करने, अनुशासन तोड़ने या गलत आदतों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। तुम्हें चाहिए कि परिश्रमी, संस्कारी, लक्ष्य के प्रति सजग मित्रों के साथ चुने। समय का सही उपयोग करो, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने माता पिता व गुरुजनों की बातों का सम्मान करो। अच्छे विचारों या अच्छी संगति से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बातों को समझोगी और कुसंगति से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहोगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जल्दी उत्तर देना। तुम्हारा भाई, आपका नाम है, और आपको लास्ट में दिनांक लिखना है। खंड 6 प्रश्न 5 सीरीज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें भाग क उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें ललित, घुंघराले और काले सभी उपयुक्त प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भाग ख। इसमें है उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, तो पहला जो विकल्प है सही है। जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, ये भी सही है। गुड़ से चिपकी रहने वाली चींटियों से, ये गलत है। और कृष्ण की प्रीति नदी में पांव डुबोने से, ये भी सही गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा ए और बी ये जो है सही रहेंगे। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है सेकंड, ये सही रहेगा। भाग ग आत्मकथ्य कविता के कवि का जीवन की विडंबना क्या है? तो इसमें है जीवन का सरल होना, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना। तो इसमें सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आत्मकथ्य कविता के जो कवि हैं, कवि का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम क्या है, ज़रूर बताएं कमेंट में। भाग ग कवि ने कविता का शीर्षक अट नहीं रही है रखा है क्योंकि फागुन का सौंदर्य डैश, तो फागुन का सौंदर्य प्रकृति में नहीं समा पा रहा है। भाग अड़ फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? हवा की थिरकन का। भाग च संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया गया है? तो इसमें है जो स्वयं की सफलता का त्याग कर दूसरों का आधार बनते हैं। भाग नेक्स्ट है प्रश्न 6 क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है प्रयुक्त काव्यांश के कवि का नाम और कविता का नाम। कवि है मंगलेश डबराल और कविता का नाम है संगतकार। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न 2 संगतकार द्वारा अपनी आवाज़ को दबाए रखने के प्रयास को कवि ने मनुष्यता मानने के लिए क्यों कहा है? उत्तर संगतकार मुख्य गायक की असफलता में भी उसका साथ देकर मानवीय संवेदना दिखाता है।
इसलिए इसे मनुष्यता कहा गया है। भाग 3, संगीतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है और उत्साह कम हो जाता है। भाग 4, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। इस पंक्ति में मुख्य गायक की किस स्थिति को बताया गया है? इसमें मुख्य गायक की थकान, निराशा और स्वर क्षीणता की स्थिति को बताया गया है। भाग 5, संगीतकार किसका प्रतीक है? संगीतकार सहायक, सहयोगी और मानवीय संवेदना का प्रतीक है। प्रश्न 7, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है आपको काव्यांश। इसका उत्तर भाव सौंदर्य यानी कि भावार्थ है। इस दोहे में कवि बताता है कि सच्ची वीरता शब्दों में नहीं कर्म में होती है। शूरवीर युद्ध भूमि में जाकर अपने साहस और पराक्रम के कार्य द्वारा सिद्ध करते हैं। वे अपनी बहादुरी का डिंडोरा नहीं पीटते। इसके विपरीत कायर व्यक्ति युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने पाकर भी केवल अपनी वीरता और प्रताप की बातें करते हैं और उनकी कमजोरी को प्रकट करते हैं। दोहे का मुख्य भाव यह है कि कर्म ही वीरता का वास्तविक प्रमाण है, दिखावटी प्रशंसा नहीं। शिल्प सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य। इस दोहे की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली ब्रिज भाषा है। रचना दोहा छंद में है, जिसमें कम शब्दों में गहरी बात की गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे करही, कही ये शब्द जो हैं, जिसमें ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। समर, रण, रिपु जैसे शब्दों में युद्ध भूमि का सजीव बिंब उभरता है। शैली सीधी और व्यंग्यात्मक तथा शब्द चयन सशक्त होने के भाव अधिक प्रभावशाली बन गए हैं। प्रश्न 8, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पहला भाग है, इसमें आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी आत्मकथा में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता उनमें से किन्हीं 3 तथ्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कवि अपने जीवन के दुख, दर्द, संघर्ष और कठिनाइयों का उल्लेख नहीं करना चाहते क्योंकि वे उनके अत्यंत निजी और पीड़ादायक अनुभव हैं। वे अपनी प्रेयसी के साथ बिताए मधुर और व्यक्तिगत क्षणों को भी सार्वजनिक करना उचित नहीं समझते क्योंकि ये उनकी पवित्र और भावनात्मक अनुभूतियां हैं। इसके अतिरिक्त कवि मित्रों के छल कपट और जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि आत्मकथा में सब कुछ कहना आवश्यक नहीं होता और आत्मसम्मान, मर्यादा और निजता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भाग 2, प्रश्न 2, यह दंतुरित मुस्कान कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कविता का मुख्य उद्देश्य शिशु की निश्चल और मोहक मुस्कान की अद्भुत शक्ति और उनके जीवनदायी प्रभाव को व्यक्त करना है। यह मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि वह कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है और मृत प्राय व्यक्ति में भी चेतना भर देती है। कविता वात्सल्य रस से परिपूर्ण है और जीवन की सरलता, छिपी सच्ची खुशियों का संदेश देती है। बच्चे की मुस्कान से कवि अपने सन्यासी जीवन की कठोरता को भूलकर पुनः गृहस्थ जीवन की ओर लौटने का अनुभव करता है, जिससे कविता प्रेम, उल्लास और मानवीय संवेदना के महत्व को प्रतिपादित करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जो दंतुरित मुस्कान कविता है इसके कवि का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कमेंट सेक्शन में जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आप ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी कविता का या पाठ का, लेखक का या कवि का नाम लिख रहे हैं, ज़रूर बताएं। खंड ग, प्रश्न 9, क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें अपने पास प्रश्न दिया गया है क भाग क। इसमें देखिए, सिद्धार्थ ने आज से 2500 वर्ष पूर्व घर को किस लिए त्याग दिया था? तो किस लिए त्याग दिया था? तो इसमें राइट आंसर रहेगा तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए। तो इसमें पहला विकल्प अपना सही रहेगा। नीचे आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भाग ख, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर तो इस बेचारे को दुकान की नहीं, वाकई में हालदार साहब की कौन सी भावना अभिव्यक्त हो रही है? इसमें आश्चर्य और दुख की। भाग ग, बाल गोविंद भगत जी के गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी? तुलसी की जड़ों से। भाग घ, माँ का निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा त्याग किसका आदर्श नहीं बन सका? लेखिका का। नेक्स्ट है भाग अड, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को ग्राहकों के बारे में कौन सी बात पता है? वे खीरे पर मसाला लगाते हैं। प्रश्न 6,
दत्त पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात की गई है? तो इसमें वे हाजिर जवाब और खुशमिजाज इंसान थे। नेक्स्ट है प्रश्न 10। क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक में के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपने पास गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता और पाठ का नाम। रचयिता है मनु भंडारी और पाठ है एक कहानी है भी। नेक्स्ट है भाग 2 भारत का महानगरीय जीवन कैसा है? आधुनिक महानगरीय जीवन आत्म केंद्रित, संकुचित और असुरक्षित हो गया है। भाग 3 पड़ोस कल्चर से क्या अभिप्राय है? पड़ोस कल्चर का अर्थ है आपसी अपनापन और सहयोग। भाग 4 लेखिका के बचपन में घर की दीवारें कहाँ तक फैली रहती थी? पूरे मोहल्ले तक। भाग 5 लेखिका के बचपन में मोहल्ला संस्कृति कैसी थी? लेखिका के बचपन में मोहल्ला संस्कृति परस्पर सहयोग, अपनता और खुलेपन से भरी हुई थी। प्रश्न 11 स्वयं प्रकाश और यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। स्वयं प्रकाश, तो यहाँ पे सभी पॉइंट दिए गए हैं। जन्म, शिक्षा, रचनाएं, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। एक बार इस वीडियो को रोक करके देख लीजिए, यहाँ पे सारे पॉइंट कवर किए गए हैं। साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली और देहांत। 7 दिसंबर 2019 को उनका देहांत हो गया। इसी के अथवा में यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय है। जन्म, शिक्षा, रचनाएं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इनको अच्छे से पढ़िए और इनको समझ लीजिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, और इनके जो निधन के बारे में है, देहांत के बारे में यहाँ पे नहीं है कोई भी सूचना, अभी देहांत नहीं हुआ उनका। नेक्स्ट है प्रश्न 12 क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न क भाग क है बाल गोविंद भगत मृत्यु को आनंद का उत्सव क्यों मानते हैं? उत्तर बाल गोविंद भगत मृत्यु को उत्सव मानते थे क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि मृत्यु आत्मा और परमात्मा के मिलने का क्षण है जो आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। इसलिए वे मृत्यु को शोक का नहीं बल्कि आनंद का अवसर मानते हैं। इस भावना से उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक करने की बजाय पुत्र वधू को भी शोक न करने का आदेश दिया और उसका पुनर्विवाह करवाया ताकि आत्मा परमात्मा के मिलन की इस खुशी में कोई दुखी न रहे और आत्मा परम धाम को प्राप्त हो सके। भाग ख सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट करें। उत्तर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य पर या सिद्धांत का दर्शन करता है वही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ऐसी व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए किसी नई चीज़ का आविष्कार या प्रतिपादन करता है। केवल बहुत सी बारीकियां जान लेने से कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं कहलाता। किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ही संस्कृत व्यक्ति होता है। इसलिए अन्य व्यक्ति न्यूटन से अधिक सभ्य हो सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं। नेक्स्ट है खंड घ प्रश्न 13 कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है क बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, माता का अंचल पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर माता का अंचल पाठ के आधार पर बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर नियमित रूप से रामायण का पाठ करते थे और भोलानाथ उनके पास बैठकर उसे ध्यान से सुनता था। वे स्वयं भोलानाथ को नहलाने उनके माथे पर भभूत लगाकर त्रिपुंड बनाते थे जिससे उनकी शिव भक्ति प्रकट होती है। खेल खेल में भी वे भोलानाथ को बम बम भोले बनाकर धार्मिक संस्कार देते थे। जब भोलानाथ डरकर रोने लगता था तब बाबूजी उसे गोद में उठाकर बम भोला कहकर शांत करते थे। इस प्रसंगों से स्पष्ट है कि बाबूजी के जीवन में धर्म का विशेष स्थान था। भाग ख मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना को भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा गया है? उत्तर मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार हिरोशिमा की घटना को भयानकतम दुरुपयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विज्ञान और मानव बुद्धि का उपयोग मानवता की रक्षा की बजाय उनके विनाश के लिए किया गया है। परमाणु बम के विस्फोट से एक क्षण में असंख्य निर्दोष लोग मारे गए और भयानक पीड़ा फैली। जले हुए पत्थर पर भाप बनकर उड़ गए व्यक्ति की छाया ने लेखक को विज्ञान के इस अमानवीय और विध्वंस रूप का अनुभव कराया। नेक्स्ट है भाग ग साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब एहसास हुआ कि तमाम भौगोलिक
विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है। उत्तर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को यह एहसास तब हुआ जब वे सिक्किम के पहाड़ी रास्तों पर घूमते हुए स्थानीय लोगों को धर्मचक्र यानी कि प्रेयर व्हील घुमाते देखती हैं। इस क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि भले ही भारत में भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति हो, फिर भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास और पाप पुण्य की धारणाएं समान हैं। पहाड़ों में धर्मचक्र, मैदानों में गंगा की पवित्रता की भावना यह सिद्ध करती है कि पूरे देश की आत्मा एक ही सूत्र में बंधी हुई है। खंड अड़। प्रश्न 14, आदर्श जीवन मूल्य माध्यमा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, ज्ञान अध्ययन, अनुभव, चिंतन, आत्म अनुशासन से प्राप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञान केवल बड़ों से ही मिले। योग सिद्ध व्यक्ति इसे आत्मचिंतन से भी पा लेता है। यदि छोटे लोगों से भी ज्ञान मिल सकता है, मिले तो उसे बिना संकोच स्वीकार करना चाहिए। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान या अनुभवजन्य ज्ञान दोनों ही त्याग शक्ति, समझदारी और सही निर्णय क्षमता विकसित करते हैं, जिससे आदर्श जीवन मूल्यों का निर्माण होता है। प्रश्न 2, प्रेरक प्रसंग पाठ के आधार पर आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है? उत्तर, आदर्श शिष्य में गुरु के प्रति आदर भाव, श्रद्धा, भक्ति, आज्ञा पालन, अनुशासन, जिज्ञासा, एकाग्रता यानी कि काकचेष्टा, धैर्य, भक्त ध्यान, अल्पाहार, स्वान निद्रा, परिश्रम, त्याग, विनम्रता, निडरता और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण जैसे गुण अनिवार्य होते हैं। इन्हीं गुणों के माध्यम से वह ज्ञान को सही रूप में ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक दिशा देते हुए एक श्रेष्ठ और चरित्रवान मनुष्य बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भाग 3, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है? उत्तर, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। आज नारी शिक्षा, राजनीतिक, व्यवसाय, विज्ञान और घर परिवार सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश के विकास में सहयोग दे रही है। यद्यपि उसे अभी भी लैंगिक भेदभाव, हिंसा और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी नारी सशक्तिकरण के माध्यम से वह समाज की दूरी बनाकर आदर्श जीवन मूल्यों को सुदृढ़ कर रही है। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 देखिए, इसमें उत्साहपूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है? उत्तर, उत्साहपूर्वक जीवन जीने से हमें यह लाभ मिलता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई में अधिक अंक लाने की बात हो, किसी परीक्षा की तैयारी की बात हो, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो, या अन्य कोई भी कार्य हो। यदि हम उसे उत्साह से करेंगे तो हमें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए उत्साह का होना अति आवश्यक है, अतः हमें प्रत्येक कार्य उत्साहपूर्वक करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।